गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नॉट अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन कौन सा नहीं है बेटा? जब स्टार्च को, आटे को पानी में डालेंगे तो भी कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है और मिल्क एंड वाटर भी कोलोइडल सॉल्यूशन ही होता है। तो उसने नोट पूछा है अलम इन वाटर। फिटकरी को जब पानी में मिक्स करेंगे तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड वेयर आयरन एंड सल्फर आर एलिमेंट। बिल्कुल हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है बेटा। ठीक है कि आयरन सल्फाइड, नेक्स्ट में दे रखा मिक्सचर है, नहीं आयरन सल्फाइड क्या है? कंपाउंड है और आयरन और सल्फर उसके क्या है? एलिमेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ विच केमिकल इन कोक सेल मेक द सेल इम्पीवियस टू वाटर एंड गैसेस। कि कोक सेल में ऐसा क्या होता है जो वाटर और गैसेस के लिए उसको मतलब एक्सचेंज नहीं होने देती? तो वो क्या होता है? सुब्रेन होता है। क्या होता है बेटा? सुब्रेन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। बेटा स्केलेटल मसल्स हमारे हाथ पैरों में प्रेजेंट होती हैं और हमारे हाथ पैरों की मसल्स वोलेंट्री होती है, स्ट्रेटेड भी होती है और सिलेंड्रिकल भी होती है। तो उसने पूछा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो यूनी न्यूक्लिएटेड। इसका आंसर क्या होगा बेटा? यूनी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देर इज अ नो एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन नहीं होगा। ओके, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोसेसेस। कि जो वाटर डैम में स्टोर होता है, ठीक है, जो किसी भी डैम के अंदर वाटर स्टोर होता है वो कैसी कौन सी एनर्जी की वजह से स्टोर होता है? मतलब कौन सी एनर्जी होती है उसमें? पोटेंशियल एनर्जी। आंसर क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर है कि ये पिक्चर दी गई है कि व्हाट विल हैपन इफ वैक्यूम पंप डज नॉट फंक्शन। बेटा इस एक्टिविटी में आपकी एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया गया है कि जो अगर वैक्यूम पंप से हम वैक्यूम मतलब एयर निकाल देंगे तो हमें जो बेल है, इलेक्ट्रिक बेल है, उसकी साउंड सुननी बंद हो जाएगी, क्योंकि एयर मीडियम होता है किसका? साउंड के ट्रैवलिंग का। बट अगर वैक्यूम पंप खराब हो जाएगा इसका मतलब एयर नहीं निकलेगी। एयर नहीं निकलेगी तो हमें साउंड सुनाई देगी। साउंड इज हियर्ड कॉन्टिन्यूसली विदाउट चेंज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी नीड टू। अगर हम चाहते हैं कि किसी साउंड की लाउडनेस आए तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? तो बेटा हमें ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना पड़ेगा, ये वाली, ये हाइट। तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा? इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, अगर हम चाहते हैं कि साउंड की जो लाउडनेस है वो इंक्रीज हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 स्टेप्स आर कट फ्रॉम आ फ्रेश पोटैटो। पोटैटो लिया मतलब 4 स्ट्रिप, 4 टुकड़े ले लिए हमने पोटैटो के। द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप इज मेजर्ड, हमने लेंथ मेजर की। 1 स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन वाटर एंड अदर प्लेस्ड इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, कि हमने एक को तो पानी में डाला और बाकी 3 को अलग अलग शुगर का, एक में ज़्यादा डाल दी, एक में कम डाल दी, एक में और भी ज़्यादा डाल दी, इस तरीके से। आफ्टर फ्यू आवर्स स्क्रिप्ट्स आर मेजर्ड अगेन एंड रिजल्ट ऑब्टेन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज वाटर। कौन सा लिक्विड जो है वाटर है? तो देखो यहाँ पर देखने की बात ये, आपने देखा होगा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक, 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। मान लो हमने पोटैटो लिया, पोटैटो एक सेल का काम कर रहा है, हमने यहाँ वाटर डाला, वाटर में डाला तो वाटर के अंदर शुगर का अमाउंट कम है और पोटैटो के अंदर शुगर का अमाउंट ज़्यादा है। तो मूवमेंट ऑफ शुगर क्या होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो, मतलब शुगर कहाँ आएगी? बाहर। और जब शुगर बाहर आएगी तो पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा और अंदर कम, तो पानी अंदर चला जाएगा।
और जब पानी अंदर जाएगी बेटा तो सेल क्या कर जाएगी, स्वेल अप कर जाएगी, मतलब सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो किस केस में सेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्यू वाले केस में 78 से हो गया है 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ओके, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल केयरफुली नोट करना। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में हमें दिखाई देता है, राइबोसोम। बाकी सभी कहाँ होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट कम्स आउट ऑफ इट ड्यू टू। जब कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो जो उसका डस्ट है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि जो कारपेट है वो किस में आ जाता है, मोशन में, और जो डस्ट है वो किस में रहता है, रेस्ट में। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया लग रहा है यहाँ पे। कौन सा लॉ लग रहा है, इनर्शिया का लॉ लग रहा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। बेटा अगर क्लोरीन पूछा होता तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7। बट यहाँ पर ध्यान दें, क्लोराइड आयन मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब उसने एक गेन कर लिया, तो अब वो स्टेबल हो चुका है। तो 2,8,8 तो वो कितना गेन करेगा, 1 गेन करने के बाद की बात पूछ रहा है वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इस तरीके के क्वेश्चन को केयरफुली अटेम्प्ट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, द इन थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है जो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। जो किसी भी एटम का मास है किसकी वजह से है, उस एटम के मतलब जो पूरे में फैला पड़ा है, पूरे में क्या फैला पड़ा था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन पूरे में फैले हुए हैं, ये बात भी थॉमसन ने बोली थी। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थॉमसन ने क्या कहा था कि ये एक वाटरमेलन की तरह है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, पूरा का पूरा। ठीक है, यही बात सेकंड पॉइंट में भी बोल दी, और कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, तो ये बात थर्ड पॉइंट में बोल दी। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जी की वैल्यू, जब हम इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, जी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें 15th क्वेश्चन, आ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज़ मास 4 kg। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है जिसका मास 4 kg है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द वुडन ब्लॉक आर 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What will be the pressure on the table top when the wooden block is kept? कितना वो प्रेशर अप्लाई करेगा। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ मास तो है 4 kg, एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा क्योंकि एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा है। ठीक है, तो m इंटू जी, एम कितना 4, जी कितना है 10 ले लेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 40 न्यूटन आ जाएगा। एरिया कितना है हमारा 0.125 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ इंटू क्या करेंगे, ब्रेड्थ करेंगे। ओके, एरिया निकालने के लिए तो फोर्स हो जाएगा 40 और एरिया हो जाएगा इतना, तो 40 अपॉन 0.125 को सोल्व करेंगे तो हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा, 320 पास्कल। ओके, कितना आ जाएगा, 320 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एक्सपेंडेड बाय 4 पर्सन टू डू अ टास्क इज शोन इन अ टेबल। पावर दी गई है कुछ पर्सन की, कौन पर्सन ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चन स्टार्ट होते बेटा। असर्शन क्या दे रखा है, अ शार्प एक्स कट स्विफ्टली
एक शार्प एक्स है वो काट सकती है, मतलब बहुत अच्छे से। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच, ठीक है, एक्ट। जो इफेक्ट है थ्रस्ट का वो किस बात पर डिपेंड करता है, जिस एरिया पर वो एक्ट कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। नेक्स्ट होगा बेटा, असर्शन क्या कहता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। बेटा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पता है किसको बोलते हैं, ड्राई आइस, जो कि किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का। ओके तो वो कह रहा है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि नहीं तो वो सब्लाइम हो जाएगी, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बात सही है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टेट ग्रेजुअली एंड देन वेपोराइज। बेटा वो कह रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके उसके बाद नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर्स आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम टू क्रॉप प्लांट्स इन फील्ड। फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते, फॉस्फोरस देते, पोटाशियम देते हैं खेत में। ओके दे आर फुली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड डू नॉट कोज एनी डैमेज। नहीं बेटा, जो मैन्योर होते हैं ना वो कोई डैमेज नहीं करते, बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी में को डिक्रीज कर देते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और सेकंड क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, बोहर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। बिल्कुल सही बात है, जो नील्स बोहर साइंटिस्ट था उसने बताया था कि जो ये ऑर्बिट्स हैं इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहता है। इलेक्ट्रॉन रिमेन स्टेशनरी इन दीज ऑर्बिट्स। नहीं बेटा, ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। ओके उसके बाद हम करेंगे सेक्शन बी, 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 to 26। ओके नेक्स्ट है, शो दैट वेट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। बेटा ये आपको ना 1/6 की डेरिवेशन करनी है कि जो हमारा मून पर वेट है वो कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है किसी के भी वेट का। ओके ये डेरिवेशन करनी ग्रेविटेशन चैप्टर से। ओके आ स्टूडेंट वॉज गिवन 2 मिक्सचर ए एंड बी। एक स्टूडेंट को 2 मिक्सचर दिए गए ए एंड बी। वन वॉज कोलोइड, एक कोलोइडल सॉल्यूशन था, दूसरा सस्पेंशन था। स्टूडेंट कैसे पहचानेगा, एक टॉर्च की हेल्प से। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। जिस एक ग्लास में हम कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे, एक ग्लास में हम सस्पेंशन सॉल्यूशन डालेंगे। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है बेटा वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में से लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी और टिंडल इफेक्ट शो करेगा, बट सस्पेंशन नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है, इन द गिवन पिक्चर एन ऑर्गेनेल इज शोन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। ये एक ऑर्गेनल दे रखा है, सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स पहचानना है आपको, और इस सेल ऑर्गेनल पर ये आर क्या है ये पहचानना है। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल एंड पार्टिकल आर लोकेटेड ऑन, कि मतलब आर को पहचानो और आर किस पर प्रेजेंट हो उसको पहचानो। तो आर क्या है, राइबोसोम। और बेटा राइबोसोम्स किस पर प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी वजह से क्या बन जाता, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके उसके बाद अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आर। आर का मेन फंक्शन क्या होता है, आर का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आर का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में। ओके इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेल्स ऑफ अनियन पिल, प्याज की झिल्ली, और आरबीसी को अलग अलग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो बताओ क्या होगा। जब किसी भी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है लेस कंसंट्रेटेड, तो वो सेल क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया था, स्वेलअप हो जाएगी, वो सेल फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये ये रीजन लिखेंगे। ओके
while moving in a circular path of 10 meter radius, what will be the distance and displacement after completing 1.5 round? Explain your answer. वो ये कह रहा है कि जब हम किसी सर्कुलर पाथ में, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है 10 मीटर, तो उसका चक्कर काट रहे हैं सर्कुलर पाथ का, तो उसका डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। बेटा सीधी सी बात है, वो कह रहा है 1.5 राउंड में, तो एक राउंड हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है, और दूसरा राउंड हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो 10 ये रेडियस था और 10 ये हो गया, तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या आ जाएगा 20, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट 20 आ जाएगा। डिस्टेंस कैसे, एक चक्कर में कितना एरिया कवर किया और हाफ में कितना, एक का निकाल लेंगे हाफ में और ऐड कर देंगे। सरकमफ्रेंस कैसे निकालते, 2 पाई आर, आर हमें दे रखी रेडियस 10 मीटर, पाई की वैल्यू हमें पता होता है, 2 की वैल्यू, सरकमफ्रेंस निकालने के जितना नंबर ऑफ टर्न, कितने बार घूमा है वो 1.5 मतलब 1.5 बार। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द टेबल एंड आंसर क्वेश्चन बिलो। ये टेबल दे रखी है, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मास नंबर है A1, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर है 7, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है मतलब कार्बन है, 18 40 आर्गन है, कैल्शियम 40 मतलब ये कैल्शियम। ओके, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं बेटा जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, जिनका एटॉमिक मास क्या होता है सेम, तो आइसोबार कौन है, डी एंड ई। आपको 40-40 नहीं लिखना, आइसोबार है डी एंड ई। व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट डी, डी की वैलेंसी क्या होगी बेटा, ये आर्गन है 2,8,8 और इसकी वैलेंसी क्या होगी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ मेटल सल्फेट इज MsO4। एक मेटल सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला MsO4 है, उसका क्लोराइड क्या होगा, उसका क्लोराइड होगा MCl2। ओके, ठीक है। विच सब एटॉमिक पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय J. चैडविक। J. चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को। आपको प्रोटॉन का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। ओके, J. चैडविक ने किसको डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को। और ये न्यूट्रॉन कहाँ पर रहते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं बेटा, न्यूक्लियस में। इसी के साथ बेटा आज की वीडियो कंप्लीट होती है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।